जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो अपना मैथमेटिकल एबिलिटीज वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे ऑफ जेकेपीएसआई एग्जाम। अपने लास्ट लेक्चर तक हमने सर्कल के टॉपिक्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। आज हमारा मेनली टारगेट है कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना, जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनके बेसिस में। और एक पीवाईक्यू जो था वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे सर्कल के, एक मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको करवा दिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम चीजें पढ़ चुके हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और पीछे 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स नहीं देखें तो क्वेश्चंस में आज दिक्कत आएगी, बट अगर आपने वो लेक्चर देखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आज के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के कंसेप्ट को। तो लास्ट टाइम हमने ये सब हमने पढ़ लिया हुआ है, जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सब हमने कवर कर लिया और इसके बेसिस में क्वेश्चन भी साथ साथ हमने प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। कल लास्ट मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, आई थिंक, हाँ ये वाला क्वेश्चन करवाया था एक फिगर में। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला एंगल, अगर आपके पास ये एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल होगा। वो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो एंगल सेंटर में बनता है उसका हाफ एंगल जो है वो सर्कमफ्रेंस पे किसी भी चीज जगह पे बनता है, तो ये एंगल 45 डिग्री का होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, देखो यार, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन पहले खुद निकालने चाहिए, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुनो तो बेटर है। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। कह रहा है इन फिगर एंगल एबीसी इज इक्वल टू 69 डिग्री। फिगर में एबीसी, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी, मतलब ये पूरा एंगल जो है एबीसी एंगल, ये कितना दिया हुआ है 69 डिग्री। एंड एंगल एसीबी इज इक्वल टू 31 डिग्री। एसीबी मतलब ये वाला एंगल, एसीबी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 31 डिग्री। हमें निकालना है कि एंगल बीडीसी कितना होगा। हमें कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला बीडीसी, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो अगर आप ये ट्राइंगल लेते हो ए बी सी, इस ट्राइंगल में आपको ये बी एंगल दिया हुआ है 69 डिग्री, सी एंगल दिया हुआ है 31 डिग्री, ठीक है। तो क्या हम ए एंगल निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। देखो मैं सोल्यूशन बता रहा हूं आपको कैसे इस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना था, प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी सब बताऊंगा, बट आप पहले खुद इसको प्रैक्टिस कर लो। आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। अब मैं बता रहा हूं, देखो एबीसी ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखो, एंगल बी हमें दिया हुआ 69 डिग्री, एंगल सी ये वाला दिया हुआ 31 डिग्री, तो मैं एंगल ए निकाल सकता हूँ। सर आप कैसे निकाल सकते हो एंगल ए को? तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल बी आपका कितना है? 69 डिग्री। एंगल सी आपका कितना है? 31 डिग्री। और एंगल ए मुझे निकालना है। इन तीनों का सम अगर मैं करूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। यही आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है, ठीक है। तो एंगल ए को यही रखो, तो 31 प्लस 69 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपको एंगल ए चाहिए, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? 180। ये प्लस हो रहा था ना 100 डिग्री यहाँ पर, किसमें? ए में, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 100, तो एंगल ए आपका आ गया 80 डिग्री, ठीक है। सर एक चीज मुझे बताओ, आपने एंगल ए निकाला 80 डिग्री, हमें तो एंगल ए चाहिए ही नहीं ना। हमें उसने क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला हुआ? हमें निकालना है एंगल बी डी सी, मतलब हमें तो ये डी एंगल निकालना था। हम ए निकाल के क्या करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, आपको प्रॉपर्टीज किस लिए पढ़ाई गई जब आप उनको यूज करना नहीं आता आपको? ठीक है, प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ाई गई थी ना कि आप उनको यूज करो। तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये ना आप कल बोलोगी सर तब प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं थी, अब एमसीक्यूज हो रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। मैं भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। इसलिए पीडीएफ ना कंपाइल पीडीएफ है, यहाँ पे सब आपको पता चल जाएगा कि जो जो हमने पढ़ा हुआ है वो सारा हम यूज करेंगे। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल मेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कि एक आर्क है, जैसे ये ए बी एक आर्क है, ये सेम सेगमेंट के ऊपर, देखो ये होगी इसकी माइनर सेगमेंट, ये वाली आ गई माइनर सेगमेंट, ये आ गई मेजर सेगमेंट। इस मेजर सेगमेंट के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, मतलब ये और ये एंगल इक्वल होगा। तो यही कंसेप्ट मैं यहां पर अब यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये हमारे पास बीसी क्या है? एक आर्क है, ठीक है। ये इसकी एक सेगमेंट आ गई और ये ऊपर वाली इसकी दूसरी सेगमेंट आ गई। अगर इस दूसरी सेगमेंट में मेरे पास एक एंगल मुझे पता है ए, तो उतना ही हमारा एंगल डी भी होगा। तो इसका मतलब आपका एंगल डी भी कितना होगा? एंगल डी भी आपका 80 डिग्री ही होगा। क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी है कि एंगल मेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बीसी अगर हमारे पास आर्क है, ये ए और डी
दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला और वही एंगल डी के बराबर होगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। दोनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हुई, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मैंने ऐसे ही बता दिया था आपको कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की कहती है कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। वहां से मैंने एंगल ए निकाल दिया और मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी कि आर्क जो है सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाती है, तो जितना एंगल ए होगा उतना एंगल डी होगा, तो हमें बेसिकली एंगल डी ही निकाल। अब आप बोलोगे सर डी क्यों, देखो जब भी ऐसे बी डी सी लिखा हुआ है ना, मतलब ये बी ये डी मतलब ये सी मतलब ये वाला एंगल है, मतलब बी और सी के बीच में जो डी एंगल बन रहा है वो हमें निकालना, तो वही एंगल निकाल के मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वेयर वी हैव यूज्ड टू ऑफ आवर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड सेकंड वन इज एंगल मेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है, कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एंगल क्यू आर यू, इस फिगर में एंगल क्यू आर यू ये वाला एंगल जो है ये आपको दिया हुआ क्यू आर यू, ये वाला एंगल जो है आपको दिया हुआ 72 डिग्री। ठीक है, एंगल टी आर एस, देखो टी आर एस कहां पे, टी आर एस ये वाला एंगल टी आर एस दिया हुआ आपको 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री दिया हुआ। एंगल पी एस आर ये वाला एंगल दिया हुआ आपको 95 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ 95 डिग्री। हमें क्या निकालना है, एंगल पी क्यू आर, हमें ये वाला निकालना है। बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, तो आप निकाल ही नहीं सकते, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 2 सेकंड में ये क्वेश्चन मैं खत्म कर दूंगा। अभी आपको देख के इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अगर आप मेरे से 4 लेक्चर ऑलरेडी सर्कल से पढ़ चुके हो ना, अगर आपने सिंसियरिटी से लेक्चर पढ़े होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को समझा होगा जो मैंने समझाया था, आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। इतना इजी ये क्वेश्चन है, बस दिखने में इन्होंने बड़े से एंगल्स दे दिए हैं, क्यू आर यू भी दे दिया, टी आर एस भी दे दिया कि बच्चा एंगल ही सुन के पागल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है यार, हमें ये वाला एंगल चाहिए, एंगल पी क्यू आर चाहिए। मैंने आपको, ये क्या है, ये एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है ना, जब भी एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बनती है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये एंगल एस प्लस ये एंगल क्यू, ये अपोजिट एंगल है ना, ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर। ये हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो एंगल एस आपको 95 दिया हुआ है, एंगल क्यू ही तो आपको निकालना है ना, आपको कौन सा एंगल निकालना है, पी क्यू आर, मतलब यही वाला तो एंगल निकालना है। तो 95 डिग्री प्लस एंगल हमारा पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल आपका पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री आपका क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। तो ये किसके बराबर आ गया आपका 85 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर आपका 85 डिग्री। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई थी, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। सर बताओ तो सही कहां पर पढ़ाया था, यही पढ़ाया था यार। मैंने आपको बोला था अगर ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसकी सारी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करती हैं, तो उनके अपोजिट पेयर एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। मतलब एंगल पी प्लस एंगल डी 180 होगा और एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। यही मैंने यूज करा, मेरे को ये वाला एंगल दिया हुआ था 95 प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको अब मुझे निकालना है, तो 95 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 95 गए तो 85 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन में निकालने के लिए, देखो अगर आपने कंसेप्ट समझा हुआ है तो ये सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके ही क्वेश्चन हो जा रहे हैं और आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रॉपर्टीज के हेल्प से हो जाएंगे। बस थोड़ा कि आपको अपना दिमाग खोलना है। आज मैं 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन जो भी हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करना है। कुल मिला के अभी तक मुझे लगता है 15 के करीब क्वेश्चन तो कर लिए होंगे ना, एक छोटे छोटे साथ सॉल्व भी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने भी प्रैक्टिस करना है। बाकी अभी मेरे को सिलेबस और कंप्लीट करवाना है, बाकी जब प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा मैं आपको, जब रिवाइज करवाऊंगा तब ये सारे क्वेश्चन हम इनके बेसिस पे डिस्कस कर लेंगे, तब क्वेश्चन के बेसिस में हम टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना चाहिए। इन गिवन फिगर एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल क्यू पी टी मतलब ये वाला एंगल, क्यू पी टी मतलब क्यू पी टी, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ मुझे 55 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एंड पी क्यू इज द कॉर्ड, पी क्यू एक कॉर्ड है, ये तो मुझे दिख रही है पी क्यू एक कॉर्ड है। पी टी इज टेंजेंट एट पी, पी टी जो है टेंजेंट है पी में, हमें निकालना है पी आर क्यू, ये वाला एंगल निकालना। कैसे निकालोगे, लगाओ दिमाग, कुछ ऐसा सोचो जिससे इक्वेशन निकल जाए। क्या कर सकते हो आप, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सिंपल, अगर मैं आपको यहां पर अगर मतलब मैं अपने दिमाग से सोचूं ना, मैं एक क्वेश्चन को ऐसे निकाल सकता हूं कि अगर मान लेते हैं, ये देखो मैं इसको बढ़ाता हूं, यहां पर ये बढ़ाता हूं, ठीक है, ये एंगल इसको मैं एस मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं एस। अगर मेरे पास ये एंगल मुझे पता चल गया ना एस वाला एंगल,
तो देखो ये एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा? इसलिए बोल सकते हो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का केस है। बट सर हमें ऐसा एंगल तो दिया ही नहीं हुआ, हमें तो पहले इस एंगल को निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हमें पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। जब ये एंगल निकल जाएगा तो इस एंगल की वजह से मैं ये भी निकाल सकूं, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब आप सर ये एंगल कैसे निकालोगे, इसका कंसेप्ट बताओ। देखो इसमें सिंपल है, मैंने आपको एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। उसमें मैंने आपको बोला था कि कोई एक कॉर्ड है, अगर बताऊंगा अभी थ्योरम दिखा भी दूंगा, एक कॉर्ड है और एक टेंजेंट है। एक कॉर्ड और एक टेंजेंट जो आपस में एंगल बनाते हैं, कितना एंगल बनाते हैं? 55 डिग्री। ध्यान से सुनो, एक एंगल जो है कॉर्ड और टेंजेंट बनाती है, उतना ही एंगल अदर सेगमेंट में वो बनाते हैं। मतलब अगर ये एंगल इधर 55 बन रहा है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, तो जो इसका दूसरा सेगमेंट, एक सेगमेंट तो ये वाला आ गया ना, इस सेगमेंट में नहीं, दूसरे सेगमेंट में, तो दूसरे सेगमेंट में जहां भी ये एंगल बनाएंगे वो कितने डिग्री का होगा? 55 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला एंगल भी आपका 55 डिग्री का होना था। ठीक है, अब ये एंगल आपका निकल गया 55 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अगर आपका ये वाला एंगल निकल गया 55 डिग्री, तो आपको पता है कि इस एंगल प्लस दिस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 55 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो ये आपका कितना आ गया? ये आ गया आपका 125 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना सोचने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इजीली हो जाना चाहिए था आपको। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी 125 डिग्री। देखो मैं आपको बता देता हूँ यार, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो अभी बन रहा है ना कि यार कहाँ से आई ये थ्योरम, हमने तो पढ़ी ही नहीं थी, ये तो नाम भी नहीं सुना है इस थ्योरम का, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देखने दो मुझे कहाँ पे, ये आ गया आपके अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, एंगल मेड बाय अ कॉर्ड, ये आ गया आपके पास ए बी कॉर्ड एंड टेंजेंट। मैंने यहाँ पे आपको टेंजेंट बना के दिखाया था, ये टेंजेंट है, मान लेते हैं ये टेंजेंट है। एंगल मेड बाय कॉर्ड एंड टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन अदर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो वो क्या होगा? वो किसके बराबर होगा? जो अदर सेगमेंट ऑफ द सर्कल के ऊपर एंगल बनेगा। देखो ना, एक सेगमेंट तो ये आ जाती है ना, अब तो ये नहीं बताऊंगा सेगमेंट क्या होती है, पहले दिन से समझा रहा हूं। इस सेगमेंट पे देखो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना, उतना ही एंगल अदर सेगमेंट ऑफ द सर्कल में बनेगा। अदर सेगमेंट कौन सी? ये वाली। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये और ये इक्वल होंगे। तो मैंने यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। मैंने क्या किया आपको, मैंने ये समझाया कि ये वाला एंगल हमें 55 दिया हुआ है, मैंने अपनी मर्जी से ये एस पॉइंट चूज कर लिया यहाँ पर, तो ये एस वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि एक कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उतना ही एंगल ऑन द अदर सेगमेंट बनता है, तो इसमें 55 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर मैंने ये बन गया आपका पी क्यू आर एस, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गई, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 55 डिग्री है प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 55 प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर किसके बराबर आ गया? 180 माइनस 55, दैट इज 125 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो इसके साथ कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, और इस कंसेप्ट पे बेसिस पे कॉमन टेंजेंट निकालने वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आया था, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अभी ये नीचे मैंने यहाँ पर VLW का पेपर लगा दिया, क्वेश्चन पेपर, इसका ही मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें 2 क्वेश्चन आए थे बेसिकली, अभी तक मुझे जो 2 ही क्वेश्चन दिखे सर्कल्स के। रुक जाओ बताता हूँ कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, सर्कल्स के 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। देखो अब हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, इस पेपर को हम अपना वो रखेंगे सामने, क्योंकि ये सिलेबस जो है JKPSI से मिलता है, तो इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी साथ साथ हम कवर करते चलेंगे, ताकि आपको ये ना रहे कि कोई क्वेश्चन है जो हमसे नहीं हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। 2 सर्कल है, वो एक्सटर्नली अगर आपस में टच कर रहे हैं, इनका रेडियाई, इसका रेडियाई अगर 16 सेंटीमीटर, इसका रेडियाई 9 सेंटीमीटर है, तो हमें कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी। मैंने आपको बोलता है डी क्या आ जाएगा, जब एक्सटर्नली टच करते हैं दोनों का सम 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 25। तो इसकी हेल्प से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को अपने कल के लेक्चर में सॉल्व किया था। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नली टचिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनली टचिंग क्या होता है, ये सब पढ़ा हुआ। तो इस बेसिस में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये आपने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको आया है, वो मैंने, देखो मैं आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ाने वाला था, बट मैंने सोचा कि जिस दिन मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा उसी दिन मैं आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल समझा दूंगा। ये क्वेश्चन आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज करके बनेगा। ठीक है, इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज होंगे, बट आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन JKSSB ने गलत डाल दिया था। इसमें यहां पर देखो ध्यान से, इसमें प्लस 8x की जगह
-8x आना था, तभी ये क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ था और इसकी ग्रेस मार्किंग मिली थी, सबको मार्क्स मिले थे, ठीक है, या डिस्कार्ड हुआ था या सबको मार्क मिले थे, ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ही गलती थी। यहाँ पर +8x की डालने से ये सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ पर +8x की जगह -8x आना चाहिए था, ठीक है। अब हम -8x को लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप जरूरी नहीं ना कि अगली बार ये गलत ही डालेंगे, ये ठीक भी तो फिगर डाल सकते हैं। एक बार डिस्कार्ड हो गया वैसी बात थोड़ी हर बार डिस्कार्ड होगा, और इस कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। तो ये समझेंगे आप, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा बट अच्छे से चीजों को समझना, ठीक है। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन सर्कल की पता होनी चाहिए। इक्वेशन सर्कल की मतलब सर्कल को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी हेल्प से हम सर्कल जो है बना सकते हैं। इक्वेशन सर्कल की क्या कहती है? इक्वेशन सर्कल की याद रखो, वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर, ध्यान से सुना, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका जो r का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस जो होता है आपका, डिस्टेंस बेसिकली उसका स्क्वायर, कुछ नहीं है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब x y तो आपको पता है वेरिएबल, बट ये h k क्या होते हैं? देखो h k क्या होते हैं, एच के कुछ नहीं है। देखो अगर आपको किसी, ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बताना है, अब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करूंगा? मैं इसका कोई, देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा ये एक्स से कितना दूर है, तो एक्स से कितना दूर है और वाई से कितना दूर है, ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो एच के भी कोऑर्डिनेट है किसके? सेंटर के, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट होते हैं एच के, ठीक है, इतना याद कर लो। अभी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा एच के क्या होते हैं, बट इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन है सर्कल की, आपने याद रखना है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन है सर्कल की। उसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो एच के होते हैं, इतना आपने याद कर लेना है, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए कुछ 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये इक्वेशन आपने कहीं ना कहीं लिख दी है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करोगे तो -8x लेके करोगे, नहीं तो ये नहीं होगा सॉल्व, ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पर, देखो अगर दो सर्कल, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ, अगर दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच करें, मतलब एक पॉइंट पे टच करें जस्ट ये, ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस मान लेते हैं r2 है। कितना रेडियस है? r2। इसका सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस r2 है, इसका r1 है। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, ये जो कॉमन इनके बीच का डिस्टेंस है वो निकालना, तो हम कैसे निकालते थे? r1 प्लस r2, ये आपको पता है, ठीक है, इतना आपको आता है। बट अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में ध्यान से देखो, ये इन दोनों का सेंटर है, ये यहां से यहां तक रेडियस है r1 और ये यहां से यहां तक रेडियस है r2, ठीक है, यहां से यहां तक रेडियस है r2। इस केस में क्या होता है? इन दोनों के जो सेंटर का डिस्टेंस होता है ना, दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस जिसको मैं d ले रहा हूं, वो r1 प्लस r2 से कम होता है। क्या होता है? r1 प्लस r2 से कम होता है और r1 माइनस r2 से ज्यादा होता है, ठीक है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। देखो जैसे मैंने आपको यहां पर ये एक फैक्ट पढ़ाया था ना कि जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? दोनों के रेडियस को ऐड कर दो। इसी तरह जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उनके सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है? वो r1 प्लस r2 से लेस होता है, मतलब दोनों रेडियस के सम से। यार यहां से भी कॉमन सेंस लगाओ ना यार, यहां से यहां तक r1 है, फिर यहां से यहां तक r2 है, तो देखो ना ये पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है ना, r1 प्लस r2 में ये पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है जो उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मतलब r1 प्लस r2 d से बड़ा है, बट d जो है r1 माइनस r2 से बड़ा है। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही पूछा था। इस क्वेश्चन में पूछा था इफ टू सर्कल्स, अगर हमारे पास दो सर्कल हैं जिनकी इक्वेशंस हमें दी हुई है, एक की इक्वेशन ये है और दूसरे की इक्वेशन ये है, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट में, जैसे ये दो सर्कल कट रहे हैं और दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दो पॉइंट में, देन हमें बताने की इनमें से कौन सी सिचुएशन सेटिस्फाई होती है। आपको अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है प्लस आपको ये कंसेप्ट आता है ना, r1 माइनस r2 इज लेस देन d इज लेस देन r1 प्लस r2, तो आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ये कंसेप्ट कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे अगर दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर का डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम के बराबर होता है। इसी तरह अगर दो सर्कल जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस देन होता है r1 प्लस r2 के और ग्रेटर देन होता है r1 माइनस r2 के, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब ये चीज और दूसरा इक्वेशन ऑफ सर्कल दोनों को मैं यूज करूंगा अभी क्वेश्चन निकालने में, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को निकालते हैं। अब देखो पहली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? दो इक्वेशन दी हुई है ना, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको कंपेयर करते हैं, इसको किसके साथ देखते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कहती है? x माइनस एच का स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन है ना हमारी, प्लस
y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही तो कहती है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही कहती है। इधर से आप देखो h की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, x के साथ x कंपेयर हो गया, माइनस के साथ माइनस, इसका मतलब आपका h किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो h आपका आ गया 1 के बराबर पहली इक्वेशन से। और यहाँ पे y के साथ कंपेयर होगा, माइनस माइनस का, और k की जगह क्या आ गया 3, तो k आपका आ गया 3। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको h और k की वैल्यू निकल गई, h की वैल्यू निकल गई 1 और k की वैल्यू आपकी निकल गई 3। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब मैं सेकंड इक्वेशन को यूज करता हूं, इस इक्वेशन को देखो। आप सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 नहीं लेना, हमने क्या लेना है माइनस 8 क्योंकि प्लस 8x करके ये सॉल्व भी नहीं होता, इसलिए तो डिस्कार्ड हुआ था ये, ठीक है। तो माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इसको इस इक्वेशन के साथ अभी कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है। पहले मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, फिर कंपेयर होगा, ठीक है। फिर यहां से एच के की वैल्यू निकलेगी और फिर मैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं यूजिंग डिस्टेंस थ्योरम, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो इसका मतलब आपको पहले इस इक्वेशन को इस सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म पे बनाना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्म पे बनाना पड़ेगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा वो ध्यान से देखो। देखो कुछ नहीं है, ये है एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर लो, ये है एक्स स्क्वायर, ये है माइनस 8x। मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और वाई वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस ये वाला 8 आ गया इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो यार ध्यान से समझना, बहुत आपको मतलब अगर आपकी मैथ की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है या मैथ अच्छे से नहीं आता तो थोड़ा आपको समझने में पहले दिक्कत आएगी, बट 2 बार समझा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना, अच्छे से समझो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला आपने पढ़े हुए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब मैं वही यहां पर यूज करूं, देखो ये है a स्क्वायर, x को मान लेते हो a स्क्वायर माइनस 2ab बनाना है मुझे, 2 इंटू a तो आपका आ गया x, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, इसका मतलब आपको यहां पर 4 स्क्वायर चाहिए तभी फॉर्मूला बनेगा। तो आप अपनी मर्जी से प्लस 4 स्क्वायर नहीं ना ले सकते, अगर आपको अपनी मर्जी से प्लस 4 स्क्वायर लेना है तो आपको इसके साथ माइनस 4 स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से हम किसी इक्वेशन में अगर 5 ऐड करें तो हमें 5 माइनस भी करना पड़ेगा, तभी वो उसका इफेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, ये क्यों किया, ताकि यहाँ पे फॉर्मूला बन सके। प्लस देखो यहाँ पर दूसरी तरफ देखो, ये वाई स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर मान लो, मतलब y आपका a के बराबर है, प्लस 2ab, a आपका कितना आ गया y, तो ये तो खत्म हो गया 2y, इसका मतलब b क्या लूं, तो b में 1 ले सकता हूं ना अपनी चॉइस से, हाँ ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि देखो ना यार ये 2y बनाना है, तो 2 इंटू वाई तो हो गया था यहीं पर, अब y आपका a है, अब b क्या चाहिए आपको, b कुछ तो लेना पड़ेगा, तो क्या लोगे 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 2y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y आएगा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर को प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा, और ये 8 तो ऑलरेडी यहां पर था, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये बन गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। तो ये तो सारा यहाँ पर इसका तो फॉर्मूला बन गया सबका, ये माइनस 4 स्क्वायर अभी भी यहीं पे रहेगा, प्लस इधर देखो y a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस 1 स्क्वायर यहीं पे रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो इस पूरी इक्वेशन को, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाकी क्या बचा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस 16 माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे को मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, एक सेकंड इसको रब करने तो मैं सॉल्व कर लेता हूं। अभी आपको कुछ चीजें दिमाग में समझ नहीं आ रही, मैं वापस बताऊंगा यार, पहले इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करने दो, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, देखो माइनस 16 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 17, तो माइनस 17 में से 8 गए तो कितना बचा, माइनस 9, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपका x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इसके बराबर आ गया 9 का। अब इसको कंपेयर करो किस इक्वेशन के साथ, जो सर्कल की इक्वेशन होती है, x माइनस एच का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसके साथ जब मैंने कंपेयर किया, इसका मतलब मेरा h किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। ये देखो ना, x माइनस के साथ x के साथ कंपेयर हो गया, माइनस माइनस के, इसका मतलब h 4 आ गया। y के साथ कंपेयर हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब आपका k किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। और आपका ये r जो है आपका किसके बराबर, r का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब आपका r2 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। सर हमें कुछ समझ नहीं आया अभी तक, आपने जो चीजें पढ़ाई हैं सर हमें उसमें से कोई कंसेप्ट जो है समझ नहीं आया, ठीक है। देखो मैं वापस बता देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक चीज आपको समझाने की कोशिश करी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये देखो मैंने आपको ये समझाया कि बेसिकली क्या था कि हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, एक ये इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन थी। मैंने इस इक्वेशन को डायरेक्टली सर्कल ऑफ इक्वेशन के साथ कंपेयर किया ये, और मेरे पास h की वैल्यू आ गई 1 और k की वैल्यू आ गई 3। अब मैंने अपनी दूसरी इक्वेशन ली, जब मैंने दूसरी इक्वेशन ली वो तो इतनी सिंपल नहीं थी, तो पहले मैंने उसको सिंपल बनाया, इस फॉर्म में बनाने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया और y वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया। यहां से मैंने ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, मैंने देखा 2 इन, देखो 2 तो आएगा फॉर्मूला में, इंटू ए मेरा x था, ये भी आ गया। अब मैं ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, 8 बने, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 तो 4, तो मैंने अपनी चॉइस से ये 4 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे प्लस का 4 स्क्वायर भी लेना पड़ेगा और माइनस का 4 स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। इसी तरह मैंने वाई स्क्वायर प्लस 2y हो गया था, तो 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये तो खुद ही 2y बन गया। फिर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना, तो प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास x माइनस वाई 4 का होल स्क्वायर और y प्लस 1 का होल स्क्वायर है। बाकी मैंने सॉल्व किया इसको और मेरे को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करा, तो h4 आ गया k माइनस 1 के बराबर मेरे पास निकल गया, ठीक है। अब मेरी दोनों इक्वेशन जो है सॉल्व होगी। अब जब भी आप ध्यान से सुनो, अब जब भी आपको ऐसा सिचुएशन हो कि जब भी आपको दो सर्कल की इक्वेशन दी और दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, तो सिंपल तरीका होता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को डिफरेंस, देखो ये जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो ना, उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट ये है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट हैं, एक पॉइंट ये है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट हैं, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंस करके स्क्वायर करो, वो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे देखो यहां पर एच के की वैल्यू क्या है, 1 3, यहाँ पे 4 माइनस 1। अब इसमें से देखो ये h, देखो ये हमारा क्या है, इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, तो मतलब मैं x2 में से x1 को माइनस कर रहा हूं, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 मेरा कितना आ गया इस केस में -1, तो -1 माइनस y1 कितना था 3, तो मतलब ये क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो मैंने डिस्टेंस निकालना है उसका स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 1 कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन माइनस का, -1 माइनस 3 कितना हो गया -4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, तो हमारा डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 25। इसका मतलब डी किसके बराबर आ गया 5। इसका मतलब हमारे जो दो ये पॉइंट है ना, कौन सा, ये जो डी, बेसिकली जो मैं इस फॉर्मूला में आपको डी बोल रहा था बार बार, ये जो डी है मतलब दोनों के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी दो आपस में सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं उस केस में जो डी होता है वो किससे लेस देन होता है, R1 प्लस R2 से, और ग्रेटर देन किसके होता है, R1 माइनस R2 के। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो मैं इसको यूज करता हूं। मैंने क्या बोला, डी किससे कम होता है, R1 प्लस R2 से। डी मेरा कितना है 5, और R1 क्या है, R1 तो मुझे नहीं पता, बट R2 मैंने निकाला है ना यार, R2 कितना निकाला है 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा R1 प्लस 3 के बराबर। अब प्लस 3 इधर जाके -3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 गए इज लेस देन R1, इसका मतलब 2 इज लेस देन R1, तो यहां से आपका निकल गया 2 इज लेस देन R1। अब देखो कहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो कहां पे लिखा हुआ है 2 इज लेस देन R1, इसमें लिखा हुआ है 2 इज लेस देन, हाँ 2 इज लेस देन R1, तो इस इक्वेशन में लिखा हुआ है 2 इज लेस देन R1, तो ये इक्वेशन आपकी करेक्ट हो सकती है। बट इस इक्वेशन में भी तो यही है, इसका मतलब इस इक्वेशन में भी तो यही है ना यार, ये भी तो सेम चीज लिखी हुई है, तो मतलब यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, मतलब इधर से अभी मैं आंसर तक नहीं निकला, ठीक है। यहां से मेरे को आंसर नहीं पता चला, 2 इज लेस देन R1 वाला कंसेप्ट अभी मेरे को यहां पर यूज करना है। 2 इज लेस देन R1 वाला, ये देखो ना यार, यहां पर भी R 2 से बड़ा है, ये नहीं, ये R यहां पर भी 2 से बड़ा है, बट यहां पर भी तो R देखो 2 से बड़ा है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी आंसर अभी हो सकता है। तो अभी मैं दूसरी इक्वेशन को यूज करूंगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी,
R1 माइनस R2 इज लेस देन D। तो D की वैल्यू डाल दो 5, R1 आपको नहीं पता, R2 आपको पता है कितना है 3 इज लेस देन 5। इसका मतलब यहां पर ये जाएगा R1 इज लेस देन 5, ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 प्लस 3, तो R1 इज लेस देन 8। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकला, R1 8 से छोटा और R1 2 से बड़ा है, R1 2 से बड़ा है और R1 8 से छोटा है। तो ये इक्वेशन कहां पर है, R1 जो है 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल था बट थोड़ा सा टेढ़ा था, अभी समझाने में टाइम लग गया, बट पहली बार समझाना था एक एक कैलकुलेशन करके, बट अदरवाइज इसको निकालने में इतना टाइम लगना नहीं था। मैं आपको वापस पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो कुछ नहीं है, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल समझाई, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल थी। क्या था कि दो सर्कल है, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट में, हमें इन इक्वेशन में से बताना है कौन सी इक्वेशन सही है। ठीक है, तो देखो अगर दो इक्वेशन सर्कल हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उनके रेडियस के सम से कम होगा और रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा मैंने ये एक इक्वेशन थी ये वाली, इनको इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर किया तो मेरा h निकल गया 1 और k निकल गया 3, यहां तक तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन जो थी वो इस फॉर्म में नहीं थी, तो इसको इस फॉर्म के बनाने के लिए मैंने इन फॉर्मूलाज की हेल्प ली। तो मैंने इन फॉर्मूला की हेल्प से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाया। इसको सॉल्व करके मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का बन गया x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, ये बन गया इस फॉर्म में। इसको मैंने सर्कल की इक्वेशन के साथ कंपेयर करा, तो यहां से मेरे h की वैल्यू 4 आ गई और मेरे k की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ पे +1 नहीं ले लेना, -1 क्यों आएगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन क्या होती है y माइनस के का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो +1 है ना, y +1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, y माइनस -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए इसको बेसिकली k की वैल्यू यहाँ से -1 निकलती है, तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3, ये आपने यार स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो r हमारा 3 निकल गया। तो मतलब अब मेरे पास यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट आ गए, यहाँ वाले भी कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल के दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है उसका ये फॉर्मूला होता है कि x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करो प्लस y वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करो, तो वो आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो x वाले कोऑर्डिनेट कितने थे, इसमें थे h, इसमें h की वैल्यू 4 है और इसमें h की वैल्यू कितनी थी 1, तो मैंने क्या किया 4 माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है -1, तो मैंने y2 की जगह -1 ले लिया, और यहाँ पर कितनी थी 3, तो मैंने y1 की जगह कितना ले लिया 3, तो -1 -3 का स्क्वायर। मैंने इसको सॉल्व किया तो आपका जो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना निकल गया 5 निकल गया। जब आपका डिस्टेंस निकल गया तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि डिस्टेंस r1 प्लस r2 से छोटा होगा, तो डिस्टेंस इज लेस देन r1 प्लस r2, ये r तो मुझे नहीं पता बट ये मुझे पता है 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 डालूंगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 टू 2, तो 2 हमारा r1 से छोटा है, इसका मतलब r1 2 से बड़ा है। अब मैं दूसरी इक्वेशन को यूज करूंगा, इस पोर्शन को यूज करूंगा, r1 माइनस r2 इज लेस देन 5, तो r2 की जगह 3 डाला तो r1 इज लेस देन 8, इसका मतलब आपका r1 जो है वो 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो मैंने देखा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसको पर्टेन करता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो उन्होंने क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो इसका आंसर नहीं निकल सकता था। अगर अगली बार ठीक करके बताएगा तो ऐसे क्वेश्चन ये निकलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन VLW में पूछा जा सकता है, JKPSI का तो लेवल ऊपर है, तो यहाँ पर पूछा ही जा सकता है। तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल समझ होनी चाहिए, इसके बेसिस में जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जब मैं अब आपको MCQs वगैरह प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब मैथमेटिकल एबिलिटीज का बाकी सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बेसिस में कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इस वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देख लेना, ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया है। इसके साथ सर्कल के दो क्वेश्चन जो आए थे वो हमने कवर कर लिया और सर्कल के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी हमने समझ ली है। ठीक है, इसके बाद अब जो चीजें रहती हैं आपकी, उसको हम बाकी पोर्शन में जैसे लाइन्स वगैरह है, ट्रिग्नोमेट्री, ये वो भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि इसके साथ साथ आपकी क्वांट की क्लासेस भी चलेंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों आपकी पहली परसेंटेज की क्लास आ जाएगी। तब तक आपने क्या करना है, मैंने टाइम एंड वर्क पे, ध्यान से सुनो, मैंने टाइम एंड वर्क पे 3-4 लेक्चर लाए हुए हैं ऑलरेडी, और टाइम एंड वर्क के 3-4 लेक्चर जो आए हुए हैं अच्छे से पढ़ाया, उनको साथ साथ कवर कर लो, उनको वापस नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी अब मेरी कोशिश रहेगी परसेंटेज पे स्टार्ट करूंगा, आप इस मैथमेटिकल एबिलिटीज के सर्कल पोर्शन को कंप्लीट करो, और 1-2 दिन के बाद इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे मैं डिसाइड करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, लाइन से आएगा, ज्योमेट्री का कोई पोर्शन जो भी स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये अभी तक पढ़ाने का मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो भी JKPSI और JKSSB एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी सभी लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब में बनी हुई है, आप उनको एक्सेस कर सकते हो।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे करंट अफेयर्स वगैरह भी हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक हैंडल पे आते रहते हैं, तो इन सब चीजों का आप बेनिफिट उठा सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे। और कमेंट सेक्शन में जरूर इंटरेक्ट किया करो, वहां से मुझे भी पता चलता है क्या पढ़ रहे हो, कैसा चल रहा है। बाकी आप लोग इतनी सिंसियरिटी से लेक्चर नहीं देख रहे हो तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो एक पॉइंट पे आके मेरी भी एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।